वेल आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीप का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन करेंगे, साथ ही उसका सॉल्विंग अप्रोच भी देखेंगे। एंड थोड़ा सा सब्र करो, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स को लगा सकते हैं, सबको कवर करेंगे धीरे धीरे। एंड तुम्हें हर लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मॉडरेट से लेके हार्ड लेवल तक के। तो बेसिकली हम हर वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चंस को ही लेंगे, ताकि वीडियो भी तुम्हें ज्यादा बोरिंग ना लगे। एंड जितना क्वेश्चन तुम्हें बताया जाए उतना में ही तुम्हारा काफी हेल्प हो जाए। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ फॉल्टी क्लॉक बिहेव्स यूनिकली इट गेन्स 2 minutes एवरी आवर ड्यूरिंग द डे 6 AM to 6 PM। मतलब कह रहा है 6 AM से 6 PM तक थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहा है एंड 2 मिनट ये गेन कर रहा है। एंड लूजेस 1 minute एवरी आवर ड्यूरिंग द नाइट 6 PM to 6 AM। इफ इट इज सेट टू द करेक्ट टाइम एट 6 AM ऑन मंडे, व्हाट टाइम विल बी द क्लॉक सो एट 6 PM। मतलब ये जो दिन का टाइम है 6 AM से 6 PM, इसमें ये 2 मिनट गेन कर रहा है। लेकिन जो फिर रात का टाइम हो जाता है 6 PM to 6 AM, इसमें ये 1 मिनट लूज कर रहा है। तो 6 AM से 6 PM कितना टाइम होता है? 12 घंटे का। एंड 6 PM to 6 AM कितना टाइम होता है? ये भी 12 घंटे। अगर इसमें हर घंटे पे +2 गेन हो रहा है तो 12 घंटा हुआ, मतलब कितना गेन होगा? 24। एंड इसमें माइनस कितना होगा हर घंटे पे? -12। तो एक दिन में हमारे पास कितना गेन हो रहा है? अगर ये दोनों को ऐड कर दे टोटल 24 घंटा में, तो ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, तो 24 घंटा में कितना हमारा टाइम, मतलब गेन प्लस लूज होके कितना आ रहा है? 12 मिनट। अब ये कब स्टार्ट किया गया है? देखो कब स्टार्ट किया गया, 6 AM मंडे को, 6 AM मंडे। अब हमें किसका टाइम बताना है? 6 PM वेडनेसडे का। अब 6 AM मंडे से लेके 6 AM ट्यूसडे तक 24 घंटे हुए। 24 घंटे में कितना गेन हुआ? 12 मिनट। अब 6 AM ट्यूसडे से लेके 6 AM वेडनेसडे तक, मतलब 24 घंटा हुआ, तो यहाँ पे 12 मिनट गेन हुआ, मतलब ये 24 हो गया। अब देखो 6 AM से लेके 6 PM तक, मतलब ये दिन का टाइम है, तो क्या होगा? गेन होगा। तो कितना गेन होगा? यहाँ पे देखो 12 घंटे में कितना गेन हो रहा है? 24। तो ये 24 + 24 कितना गेन हुआ? 48। ऑप्शन में कोई है? यस, यहाँ पे डेफिनेटली है। तुम देखो ऑप्शन नंबर सी, मतलब 6 PM का जो हमारा टाइम है वो एक्चुअल टाइम क्या होगा? 6:48। ये बेसिकली टाइम लॉजिक वाला क्वेश्चन है। एंड तुम ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप अपना सॉल्विंग अप्रोच रख सकते हो। बाकी जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए, ज्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लो, फिर तुम शॉर्टकट्स भी लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे अपने माइंड में भी सोच के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में अभी तुम्हें प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन भी हमने अपने प्रैक्टिस सेट से ही लिया है। अभी यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखो, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। इन न्यूली डिस्कवर्ड एलियन मैथमेटिक्स सिस्टम यूजिंग बेस एन। ठीक है, बेस एन यूज कर रहा है, या तुम ऐसे लिख सकते हो या बेस एन को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द इक्वेशन, अब देखो यहाँ पे डॉलर वगैरह लगा है, तो इस सबको तुम इग्नोर करो, क्योंकि मैंने अपने वेबसाइट से ही उठाया है। तो वहाँ पे ना, मतलब वो जेसन फोल्डर में कुछ टेक्निकल टर्म्स है, उसमें डालना होता है, तो ये सारे चीजें यूज करना होता है ताकि प्रॉपर क्वेश्चन मैथमेटिक वे में दिखे। तो मैंने वहां से उठा लिया, तो बट मैं तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, 15 बेस एन टाइम्स, मतलब गुना हुआ 23 बेस n इक्वल्स टू 367 बेस n। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हुआ n का। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस n। अब इसका वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है, क्या होगा? सो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट याद होगा नंबर सिस्टम बेस कन्वर्जन का, तो यहाँ पे तुम सॉल्व कर पाओगे। बट कैसे करना है वो देखते हैं। सो किसी भी नंबर को बेस n से 10 में बदलने के लिए, ठीक है, उसके पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं राइट से। ठीक है, जैसे n पर पावर 0 है, 1 है, n पर पावर 2 है, मतलब राइट से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 15 बेस n को कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या होगा? 1 × n पर पावर 1 प्लस 15 × n पर पावर 0, तो ये बन के हमारा आ गया n+5। अब 23 बेस n को कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया 2 × n पर पावर 1 प्लस 3 × n पर पावर 0, तो ये हो गया 2n+3। अब इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, सो ये हो गया 3n पर पावर 2, 6 n पर पावर 1 प्लस 7 × n पर पावर 0। अब इसको भी सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3n² प्लस 6n+7। अब यहाँ पे देखो 15n 23n आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो सेम इसी तरह इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही होगा, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप कर। जैसे ही तुम सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा एक इक्वेशन आ जाएगा फाइनल वाला, जिसे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हो। सो ये n² - 7n - 8। अब यहाँ से तुम इसको सिंप्लीफाई करो इक्वल्स टू 0 करके, तो ये कुछ ऐसा आएगा n - 8 n+1। अब यहाँ से देखो, अगर तुम इसको करोगे तो ये n = -1 आएगा, क्योंकि
क्योंकि मैथ में बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, n इक्वल्स टू 8, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 5 डिफरेंट कलर्ड कार्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, सारे पार्क्स हैं इन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। यू आर गिवन द फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन बोल रहा है द रेड कार इज पार्क्ड एग्जैक्टली बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन कार। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कंडीशन, रेड कार इज पार्क्ड एग्जैक्टली बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन के बीच में, ये कंफर्म है कि रेड होगा। द व्हाइट कार इज पार्क टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ब्लैक, ये भी कंफर्म है कि ब्लैक के राइट में क्या होगा, व्हाइट। एक मिनट थोड़ा ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन 2 में थोड़ा सा ये बता दिया था कि यहाँ पे मैंने बताया सही था कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, तो राइट से लेफ्ट इधर हुआ, ठीक है, ये गलत है। मैंने कॉन्सेप्ट सही बताया बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लिखने में गलत हो गया। अब यहाँ पे 2 तो कंफर्म है, तो तीसरा कह रहा है द ग्रीन कार इज नॉट पार्क एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, बट ग्रीन जो है वो एंड में नहीं है पार्क। अगर सबको भी मिला दे तो ग्रीन एंड में नहीं होना चाहिए। द ब्लू कार इज पार्क समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ द व्हाइट कार। भले ही ब्लू कहीं भी हो बट वो लेफ्ट में होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो ब्लू तो लेफ्ट में ही है, ग्रीन यहाँ पे है, रेड बीच में ही है, तो बस इसको तुम यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे कह रहा है विच कार इज पार्क्ड इन द एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द रो। अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट। अब देखो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बीच में क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। इधर से भी देखो एंड इधर से भी देखो। तो इसमें मैंने ऑप्शन लगाना भूल गया है बट कोई दिक्कत नहीं है, बिना ऑप्शन के भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। तो इसका आंसर होगा ग्रीन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल आइस क्यूब्स आर टेकन एट 0 डिग्री। आइस क्यूब ए प्लेस्ड, ये जो ए है इज प्लेस्ड इनसाइड एन एम्प्टी ग्लास। आइस क्यूब बी इज प्लेस्ड इनसाइड आइडेंटिकल ग्लास filled with room temperature water। कितना, 25 डिग्री पे। both glasses are left on a table in a room maintained at 25 degree, which ice cube melts completely first and why। ये basically everyday physics, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, मतलब बेसिकली उसी से रिलेटेड है। सो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि यूजी में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हारे रियल वर्ल्ड साइंस को भी टेस्ट करते हैं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ऑप्शन ए कह रहा है क्यूब ए बिकॉज एयर मोलिक्यूल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी टू ट्रांसफर। ऑप्शन बी में कह रहा है हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन एयर। सी कह रहा है कि भाई दोनों ही सही है, बट डी कह रहा है क्यूब ए बिकॉज वाटर एक्ट एज इंसुलेटर। भैया कौन सा सही होगा? वेल इसके लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट्स देखना होगा। माना कि वाटर, ठीक है, एंड एयर दोनों ही 25 डिग्री पे है, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होगा, हीट ट्रांसफर का रेट सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं बल्कि थर्मल कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। अब क्योंकि वाटर एयर के मुकाबले में ज्यादा डेंस होता है, इसीलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि पूछ रहा है कंप्लीटली फर्स्ट एंड वाई। सो इसका आंसर होगा क्यूब बी बिकॉज वाटर हैज मच हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन एयर। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। ए स्ट्रेंजर कंप्यूटर एल्गोरिथम प्रोसेस ए 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 10 to 99 यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। मल्टीप्लाई द 2 डिजिट, एड द सम ऑफ 2 डिजिट टू द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 टू गेट न्यू नंबर। इफ द न्यू नंबर इज लेस देन 10 द प्रोग्राम स्टॉप्स। इफ नॉट इट रिपीट्स स्टेप 1 and 2 with the new number. Which of the following initial inputs will cause the programs to enter an infinite loop that is outputting the exact same number endlessly। अब मैंने इसका ऑप्शन नहीं लगाया, मैं पहले ऑप्शन लगा देता हूँ। सो ऑप्शन है 68, 74, 59 एंड 92। अब यहाँ पे सबसे पहले तुम इस क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। इसमें थोड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब तुम हर एक आउटपुट को सॉल्व करने लग जाओ तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको हम इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। सो मान लो हमारे पास 2 डिजिट है, क्या है, x एंड y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे हम मैथ में ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y। ठीक है, अब अगर स्टेप 1 का हम इक्वेशन निकालें, कह रहा है मल्टीप्लाई द 2 डिजिट, तो हमारे पास 2 डिजिट क्या है, एक्स वाई है, तो ये है तुम्हारा x इंटू वाई। स्टेप 2 में क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 डिजिट, तो क्या हुआ x प्लस वाई। सो हमारा न्यू नंबर क्या गेट हो रहा है, तो हमारा न्यू नंबर देखो अगर स्टेप 3 में कह रहा है लेस देन 10 द प्रोग्राम स्टॉप्स। इफ नॉट इट रिपीट्स स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विद द न्यू नंबर। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई। अब हम इसको इक्वेशन बनाते हैं इन्फिनाइट लूप वाला। सो ये तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई इक्वल्स टू, अब इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये y इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा तुम्हारा 10x और इधर एक्स वाई प्लस एक्स। अब अगर इसको भी अगर तुम इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9x इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि ये x इधर गया तो 10x माइनस एक्स 9x हुआ, ये तुम्हारा एक इक्वेशन बना। सो अब अगर 9x इक्वल्स टू एक्स वाई, यहाँ दोनों साइड अगर x से डिवाइड कर दे, क्योंकि यहाँ x है यहाँ x है बट यहाँ y नहीं है, यहाँ y है, तो अगर हम दोनों को x से डिवाइड कर दें तो एक हमारा
हमारा सिंपल वाला इक्वेशन आ जाएगा 9 इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब कोई भी अगर 2 डिजिट वाला नंबर हो, क्योंकि y इक्वल्स टू हमारे पास 9 आ गया है, एक्स वाई यहाँ से इक्वेशन है, तो देखो ऑप्शन में हमें वो देखना है जिसके एंड में 9 हो, ठीक है, जो भी 2 डिजिट दिया गया, क्योंकि अगर हम हर एक का वैल्यू फाइंड करने लग जाए तो फिर मतलब वो थोड़ा टाइम ले सकता है एंड वही हमारे पास नहीं होता एग्जाम में। तो अब देखो यहाँ से y इक्वल्स टू 9 आ गया, तो देखो कौन से ऑप्शन में लास्ट में 9 है, सी का ऑप्शन में। तुम इसे चाहो तो इस वैल्यू को पुट करके देख सकते हो हमारे इक्वेशन में। सो पहले प्रोडक्ट करके देख लो, 5 इंटू 9 क्या हुआ 45, 5 प्लस 9 क्या हुआ 14। अब दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ 59 हुआ। मतलब यही एक नंबर है इस ऑप्शन में से जो इन्फिनाइट लूप में फंस सकता है। समझ में आ रहा है? आसान क्वेश्चंस होते हैं बट हमें सोचना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेन अल्फा डिपार्ट्स फ्रॉम स्टेशन एक्स टुवर्ड्स स्टेशन वाई। ये कह रहा है ये जो अल्फा ट्रेन है ये एक्स स्टेशन से डिपार्ट हो रहा है वाई स्टेशन की तरफ। चूंकि टाइम है 8 AM, कांस्टेंट स्पीड क्या है 60 किलोमीटर। सो ट्रेन बीटा डिपार्ट्स फ्रॉम स्टेशन वाई। अब यहाँ पे बीटा ट्रेन है, ये भी इधर चल रहा है स्टेशन एक्स की तरफ। ये 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, लेकिन ये चला कितने बजे 10:30 AM पे। द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज कितना है 600 किलोमीटर। व्हेन द टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक, ट्रैक तो पैरेलल ही होता है, विच ट्रेन इज क्लोजर टू द स्टेशन एक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम्हें देख के लग रहा हो कि भाई कितना हार्ड क्वेश्चन है, बट बेसिकली इसमें लॉजिकल रीजनिंग का ट्रैप है। अब एग्जामिनर तुमसे चाहता है कि तुम लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाओ रिलेटिव स्पीड का, बट यहाँ पे बेसिकली ये समझो अगर अल्फा ट्रेन जा रहा है एंड बीटा ट्रेन जा रहा है एंड दोनों पैरेलल ट्रैक पे है, मतलब ईच अदर को क्रॉस कर रहा है सेम ट्रैक पे, तो यहाँ से देखो पूछ रहा है कि कौन सा ट्रेन क्लोजर होगा स्टेशन के। तो अगर दोनों सेम जगह पे ही है तो एक्स से दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम ही होगी। सो एग्जामिनर तुम्हें थोड़ा सा मतलब बेवकूफ बनाना चाहता है, लेकिन तुम मत बनना। तो ऑप्शन क्या होगा, बोथ आर सेम डिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम द वर्ड रीप इज रिटन एज 40, 14, 6 एंड 36। फॉलोइंग द सेम रूल्स द वर्ड ट्रिपल IT इज रिटन एज 24, 24, 46। तो पुणे का वर्ड क्या होगा। अब यहाँ से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो REAP इसका कोड है 40, 14, मतलब हर एक का अलग अलग है। इसका R का 40 है, देन 14 है, देन A का 6 है, देन 36 है। अब अगर तुम अल्फाबेट में इसके पोजीशन ढूंढोगे तो ये बेसिकली कुछ ऐसा है, 18 पे है R, देन E है तुम्हारा 5 पे, देन A है तुम्हारा 1 पे एंड P है तुम्हारा 16 पे। ये क्वेश्चन बेसिकली तुम्हारा पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का है, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भी ट्रिपल IT का देखोगे तो I का 24 है, ठीक है, एंड T का है 46। बट अल्फाबेट में अगर इसका तुम पोजीशन फाइंड करोगे तो I है 9 पे एंड T है 20 पे। सो यहाँ से हमें क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है। सो देखो यहाँ से अगर तुम, मैंने जैसे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट सोचा था उसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो 18 इंटू 2 36 प्लस 4 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो गया 40। सिमिलरली ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं, बट अगर हम इसमें आ जाते हैं 19 इंटू 2, अब इसमें अगर 4 ऐड करते हैं तो नहीं होता है, मतलब ये थोड़ा गलत हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो हमें बस वो सब कोई पैटर्न ढूंढना होगा। सो अब देखो जैसे कि R का पोजीशन है 18 अल्फाबेट में 18, कुछ और हम ट्राई करते हैं। अब अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ 36 प्लस, अब यहाँ पे देखो पूरे वर्ड में कितने अल्फाबेट है 1 एंड 2, प्लस जितने अल्फाबेट के नंबर है वो यहाँ पे पुट कर दो, प्लस 2 कर दो। सो यहाँ पे मतलब इस वर्ड में E और A क्या है, वोवेल्स है, मतलब 2 है। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 4। अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 40 आता है R का पोजीशन। क्या ये सारे वर्ड में ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम ट्रिपल IT का देखते हैं तो I 9th पोजीशन पे है, तो 9th इंटू 2 प्लस इसमें कितने वोवेल्स है 3 है, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 सॉरी, क्योंकि यहाँ भी 2 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से करना होगा। सो अब जाके ये तुम्हारा 24 आ रहा है। क्या T में भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, T हमारा 20 पोजीशन पे है तो 20 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, तो यस 46। अब यहाँ से हम पुणे का निकाल सकते हैं, आंसर क्या होगा। सो सबसे पहले तुम्हें अल्फाबेट में इसका नंबरिंग ढूंढना है। तो P कितने पे है 16 पे, U कितने पे है 21 पे, N कितने पे है 14 पे एंड E कितने पे है 5 पे। अब इसको इस इक्वेशन से सॉल्व करो। अल्फाबेट का पोजीशन इंटू 2 प्लस कितने वोवेल्स है इसमें 2 है, U एंड E, 2 इंटू 2 सॉल्व करके देखो ये तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा। 36 यहाँ से आ जाएगा, देन 46, देन 32 एंड देन 14। देखो कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है 36, 46, 32, यस बी ऑप्शन तुम्हारा आंसर हुआ। अब मैंने इसको पहले से ही सॉल्व किया था इसलिए मैं यहाँ पे इजीली कर पाया, ठीक है। बट इस तरह के क्वेश्चन के प्रैक्टिस जब तक तुम नहीं करोगे तब तक तुम पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। सो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते, कह रहा है इज सॉलिड। अब देखो ये हमारा वेबसाइट वाला जो JSON फोल्डर है उसमें ऐसा लिखा गया था इसलिए तुम्हें ऐसा दिख रहा है।
तो इसका मतलब हुआ बेसिकली 4 × 4 × 4। तो ये हमारा क्यूब है पेंटेड रेड ऑन टॉप। सबसे पहले तो क्यूब एक इमेजिन कर लो, ठीक है, जैसे कि हम एक बना के देखते हैं, थोड़ा सा गलत बन जाए तो माफ करना, ठीक है। ये एक क्यूब है। अब कह रहा है रेड जो है वो टॉप पे है, ये वाला पार्ट टॉप पे है, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट होगा वो भी टॉप पे होगा, मतलब बॉटम पे होगा, वो भी रेड होगा। देन कह रहा है ब्लू है, ये वाला पार्ट ब्लू है, इसके साइड वाला ये वाला भी ब्लू होगा। देन कह रहा है कि जो सामने वाला है और पीछे वाला है, मतलब ये वाला पार्ट एंड इसके ये वाला पार्ट, ये दोनों ग्रीन है। अब अगर इस बड़े से क्यूब को स्लाइस किया जा रहा है 64 स्मॉलर 1 क्यूब में, हाउ मेनी ऑफ दीज स्मॉलर क्यूब हैव एटलीस्ट 1 रेड फेस एंड एटलीस्ट 1 ब्लू फेस। तो इसको सबसे पहले बड़े ध्यान से इमेजिन करना एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू जाना, बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखो हमारे पास एजेस कितने होते हैं क्यूब में, 4 होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर कलर का देखें, अगर हम रेड का ही देखें तो ये हो गया, देन ये साइड हो गया, देन ये साइड हो गया, देन इसके पीछे वाला साइड, टोटल 4 हो गया। क्योंकि यहाँ पे कह भी रहा है एटलीस्ट 1 रेड फेस एंड एटलीस्ट 1 ब्लू फेस, तो ब्लू वाला पार्ट किधर है, ये वाला पार्ट तुम्हारा ब्लू है, मतलब इधर लेफ्ट राइट वाला, तो इसके भी कितने होंगे, 4 होंगे, एजेस 4 ही होंगे। जहां पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे ब्लू मिलेगा, यहाँ पे भी ब्लू मिलेगा, ये वाले एजेस पे भी मिलेगा एंड पीछे वाले एजेस पे भी मिलेगा, ठीक है, टोटल 4। अब क्योंकि हमारा बड़ा वाला क्यूब 4 × 4 × 4 है, तो हर एक एजेस पे एग्जैक्टली 4 छोटे क्यूब होंगे। तो कितने एजेस हुए, 4, एंड क्यूब्स कितने होंगे, 4 छोटे छोटे क्यूब्स होंगे। अब उसके अंदर जो 4 छोटे छोटे क्यूब होंगे वो एजेस में होंगे, तो 4 × 4 = 16। मतलब आंसर हमारा क्या हुआ, बी नंबर का, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट 1 रेड फेस एटलीस्ट 1 ब्लू फेस, तो हमें वो देखना है कि कहाँ कहाँ पे वो एजेस मिल रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि वहां पे अगर ग्रीन भी मिल रहा है या फिर कोई और कलर मिल रहा है, मतलब क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर वो भी अगर आपस में मतलब मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह ही नहीं रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, एन अर्न इनिशियली कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। क्या कह रहा है, 5 रेड बॉल्स है इसके पास, ठीक है। देन उसके पास 5 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल कितने बॉल्स हुए, 10। यू ड्रॉ 1 बॉल एट रैंडम, नोट इट्स कलर एंड पुट इट बैक इनटू द अलोंग विद 2, ठीक है। हमने एक उठाया, अब वो कोई कलर है, बट फिर हमने उसे वापस रख दिया प्लस 2 ऐड करते हुए, मतलब अब टोटल कितना बॉल हुआ, 12। तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना सीखो। इफ इट इज गिवन दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन वाज रेड, अगर पहला बॉल ही रेड था, ठीक है, हमने उसको उठाया बट हमने वही सेम कलर का बॉल वापस रख दिया, तो मतलब रेड कितना हुआ, टोटल 7 हो गया रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला तुम्हारा बेसिकली कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि टोटल रेड हमारे पास 7 है, ब्लैक 5 है, तो टोटल मिला के कितना बॉल हुआ, 12 बॉल हुआ। तो अब ये कह रहा है कि मतलब वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो दूसरा बॉल हमारे पास ब्लैक ही आएगा अगर हम उससे निकालते हैं तो। सो बेसिकली सिंपल है, ब्लैक कितना है, 5 है, टोटल बॉल कितने हैं, 12 है, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया। अब हम नेक्स्ट 10वें नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द मैसिव सम ऑफ, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा गया है 10⁻10 प्लस 10⁻100 प्लस 10⁻1000 इज डिवाइडेड बाय 7। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, बड़ा सारा नंबर है, इसका कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, कैसे करेंगे भैया। बेसिकली ये तुम्हारा नंबर थ्योरी से बस हमें कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, कुछ फॉर्मूला यूज होंगे। अभी पहले तुम स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले ये समझो, जब हम 10 को 7 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 3 ही आता है। तो इसीलिए क्या हम 10 को ऐसा लिख सकते हैं 10 = 3 mod 7, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखो 10⁻10 है, 10⁻100 है, 10⁻1000 है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3⁻10 3⁻100 3⁻1000। अब क्योंकि mod 7 है तो ये मल्टीप्लाई होगा mod 7 सब में। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर हम 3 के अलग अलग पावर्स को डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर क्या होगा। 3 पे अगर 1 करेंगे = 3, तो ये तो 3 ही होगा। 3 का अगर 2 से करेंगे तो 9 / 7, तो रिमाइंडर 2। देन अगर 3 स्क्वायर का देखेंगे तो ये 27 हो गया, देन रिमाइंडर 6 आएगा। देन अगर 3 का पावर 4 आ गया तो ये कितना होगा, 4 आएगा। देन अगर 3 का पावर डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो ये कितना होगा, रिमाइंडर इसमें 5 आएगा। अभी पहले तुम कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सिमिलरली आगे बढ़ते जाओगे, 3⁻6 है, इसको मतलब 7 से डिवाइड करोगे तो सॉल्व करके तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, रिमाइंडर 1 के अराउंड आएगा। मतलब 3/6 से, क्योंकि जैसे ही रिमाइंडर 1 आता है, 3/6 पे रिमाइंडर 1 आ गया तो वापस से पुराना वाला पैटर्न रिपीट होना चालू हो जाएगा। मतलब हर 6th पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। एंड यही चीज फर्मैट्स का थ्योरम कहता है, फर्मैट्स लिटिल थ्योरम। तुम गूगल सर्च करना, अगर पता होगा, जिसको नहीं पता है तो सर्च कर लेना क्या होता है। बेसिकली किसी भी प्राइम नंबर p के लिए a⁻p-1 = 1 mod p होता है। ये होता है फर्मैट्स लिटिल थ्योरम। इसको याद रखना, ये कॉन्सेप्ट को। हो सकता है अगर एग्जाम में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कुछ अच्छा सीखा। अब अगर हम बड़ी पावर्स को 6 से डिवाइड करते हैं, जैसे 10 को, तो 6 × 1 + 4, मतलब रिमाइंडर 4 ही आएगा। 100 को भी करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। 1000 को भी करेंगे तो रिमाइंडर
रिमाइंडर 4 ही आएगा। ये मैथमेटिकल फैक्ट है। अगर 10 की पावर को, अगर 10 के किसी भी पावर को तुम 6 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये मैथमेटिकल फैक्ट है। इसका मतलब है कि हमारा तीनों टर्म पैटर्न 4 पे आके रुकी है, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 4 आ रहा है। सो अब जो हमारा कह रहा है क्वेश्चन में कि ठीक है भैया 10 पर पावर 10 है, अगर हम मॉड 7 करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। क्योंकि हम पावर्स को अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम 10 पे पावर 100 में भी करेंगे, 1000 में भी करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो 4 + 4 + 4 कितना हुआ, 12। तो अब हमारे फाइनल रिमाइंडर के लिए इसको भी 7 से डिवाइड करना होगा। मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 5 बचा। 5 कोई ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा लिंग्विस्टिक का क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, पहले 1-2 को कंपेयर कर लो। ठीक है, देन उससे तुम्हारा तीसरा भी कंपेयर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर बताओ हमें कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यू आर ट्राइंग टू ओपन ए टाइटली सील्ड ग्लास जार विथ मेटल लिड but the lid is stuck scientifically. Which of the following methods is the most effective approach to open it effortlessly? ये तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट है, तो इसका आंसर बताओ तुम्हें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तो तुमने क्या पढ़ा है, चलो वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर तुम्हें ही देना है कमेंट में। 11-12 हो चुके हैं, इसका आंसर तुम्हें खुद देना है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ मैन वुमन सेज द फादर ऑफ दिस मैन। कह रहा है कि ये जो आदमी है फोटो में, द फादर ऑफ दिस मैन ब्रदर इज द ओनली son of my grandfather. How's the woman relative to the man in the photograph? सिस्टर होगा आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कैसे हुआ इसको तो मैं एक्सप्लेन करना है कमेंट में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ए मैन इज ट्रेकिंग इन ओपन फील्ड, ही वॉक्स 10 किलोमीटर स्ट्रेट। 10 किलोमीटर सीधा चल रहा है। कह रहा है देन ही टर्न्स एग्जैक्टली 120 डिग्री। अब 120 डिग्री पे ये टर्न हो रहा है, मतलब ये 90 हुआ तो इधर हुआ 120 डिग्री। तो 180 डिग्री का एंगल होता है 120, तो कितना 60 डिग्री का हुआ। एंड यहाँ भी 10 किलोमीटर स्ट्रेट चला, यहाँ तो चला ही 10 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स एग्जैक्टली 120 डिग्री। फिर कह रहा है कि फिर वो 120 डिग्री मुड़ा एंड अगेन 10 किलोमीटर चला। हाउ फार इज द ही इज फ्रॉम स्ट्रेट पॉइंट, मतलब यहाँ से। इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ए स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इट्स पॉपुलेशन एग्जैक्टली एवरी 1 मिनट। हर 1 मिनट में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ए बायोलॉजिस्ट प्लेसेस, एक जो बायोलॉजिस्ट है उसने एक जार में बैक्टीरिया को डाल दिया है 12 PM पे। सी नोटिसेस दैट द जार बिकम्स कंप्लीटली फुल ऑफ बैक्टीरिया एग्जैक्टली 1 PM। 1 PM पे ये पूरा फुल हो गया। एट व्हाट एग्जैक्ट टाइम वाज द जार एग्जैक्टली 1/4, मतलब 25%। भाई अब इसमें तुम टाइम वगैरह कैलकुलेट मत करने लग जाना है कि 12 PM से अब हम 1 PM तक चलेंगे, क्योंकि 12 PM पे एक बैक्टीरिया डाला तो कितना हो गया, जो फुल हो गया 100%। एंड कितना पे 25% हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। आगे सोचने के बजाय भाई पीछे सोचो। क्या कह रहा है, 1 PM पे फुल हो गया तो हाफ कितने पे था, क्योंकि हर 1 मिनट डबल हो रहा है। सो सिंपली समझो, अगर 12:59 पे ये 50% था, तभी तो ये डबल हुआ 1 बजे। नहीं समझे, मतलब 100% हुआ यहाँ। अगर 1 बजे 100% हुआ तो मतलब 1 मिनट पहले ये 50% था। अब अगर ये 50% था तो ये भी तो डबल हुआ होगा, मतलब 25% से डबल हुआ होगा, मतलब ठीक 1 मिनट पहले। तो इसका आंसर क्या होगा, 12:58 PM पे ये 25% फुल था। सिंपली इस तरह के क्वेश्चन को हमें क्या सोचना, मतलब आगे से नहीं सोचना है, पीछे से सोचना है, टाइम को पीछे ले जाना है। सो आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन का मैंने बताया तुम्हें आंसर देना है, इसका तुम आंसर कमेंट में दो। जो क्वेश्चन समझ नहीं आया वो भी तुम पूछ सकते हो कमेंट में, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में अपना डाउट भी डाल देना। या कोई और भी क्वेश्चन हो इसका तुम सॉल्यूशन चाहते हो और तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना जरूर से। एंड मॉक टेस्ट 1 तुम में से कितने लोगों ने दिया है, अपना आंसर्स कमेंट में जरूर बताना। हमने काफी सारी चीजें वेबसाइट में अपग्रेड कर दी है, तो जाके फिर से चेकआउट कर सकते हो। अब हम मॉक 2 में क्या क्या चीजें अपग्रेड कर सकते हैं उस पर भी, और तुम अपना ओपिनियन देना चाहते हो जरूर से देना।